गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मोटिवेशन अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ लिया है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, और उसके बाद हमने नीड्स भी पढ़ी है और उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ा है और उसकी कुछ डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी। आज हम उसी का एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसकी विचारधारा। विचारधारा मतलब अभिप्रेरणा जो है उसके अलग अलग प्रबंध शास्त्रों में क्या क्या विचारधाराएं प्रस्तुत की है। अभिप्रेरणा की विचारधाराओं में सबसे पहले हम किसकी विचारधारा पढ़ेंगे? मास्लो। किसकी पढ़ेंगे? क्या पढ़ रहे हैं हम? अभिप्रेरणा की विचारधारा है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभिप्रेरणा की विचारधारा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभिप्रेरणा की विचारधारा। देखिए सबसे पहले अभी तक जितना पढ़ा है आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। आज विचारधारा पढ़ रहे हैं तो बेटा अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अलग अलग प्रबंध शास्त्रों ने अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मास्लो के आवश्यकताक्रम विचारधारा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फर्स्ट किसकी पढ़ रहे हैं? मास्लो की आवश्यकता क्रम मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा। आवश्यकता क्रम विचारधारा नाम से ही समझ आ रहा है बेटा कि मास्लो क्या बोल रहा है कि मास्लो की विचारधारा में मास्लो ने क्या कहा। मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑब्वियस है, मास्लो ने किया है। कब किया मतलब 1943 में किया। कब किया? 1943 में। 1943 में मास्लो ने क्या की? अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्रम विचारधारा का प्रस्तुत किया। उसने कहा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है? अनंत होती है। अब हम हमारी बात करते हैं। आज मान लीजिए कि आपके डैडी ने आपको साइकिल ला दी, फिर उसके बाद हम क्या सोचेंगे कि साइकिल ला दी। पापा कुछ दिन बाद बोलेंगे पापा बाइक चाहिए, फिर बाइक ला दी, फिर क्या सोचेंगे बाइक में तो नहीं, अब मुझे पापा गाड़ी चाहिए। तो मतलब क्या हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है? नहीं होती ही नहीं ना, कंटिन्यू चलती रहती है। गाड़ी आ गई तो कुछ और सोचने लग जाएंगे। तो व्यक्ति क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता जाता है। ये तो हम पर्सनली एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन किसका करना है हमें? ह्यूमन पावर का, जो कि हम पिछले दो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मोटिवेशन किसका होता है। मोटिवेशन किसका होता है? ह्यूमन पावर का ही मोटिवेशन होता है। सिर्फ व्यक्तियों का ही अभिप्रेरण किया जा सकता है, वस्तुओं का अभिप्रेरण नहीं किया जा सकता है। तो आवश्यकताएं भी किसकी होती है? आवश्यकताएं भी किसकी होती है? व्यक्ति की होती है। तो मास्लो बोलते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है? अनंत होती है। अगर इन आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित हो जाएगा। तो ये किसने कहा? ये कथन किसका है? मास्लो का। तो मास्लो ने क्या कहा? व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है? अनंत होती है। और अगर इन आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित हो जाएगा। ये कथन किसका है? मास्लो का। समझ आ रहा है बेटा? अब मास्लो ने कहा कि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। क्या बोला? व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत। यदि इन आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो क्या होगा? व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? अभिप्रेरित किया जा सकता। समझ आ गया होगा बेटा?
कि यदि व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो क्या होगा, व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। और आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती है। समझ आया बेटा? अब मास्लो ने क्या किया, व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसे कितने भागों में बांटा, 5 भागों। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, हम हमारी बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है बताइए? हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, दैट मीन्स बेसिक नीड। तो मास्लो ने कहा कि जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करे उसमें सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करे? तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करेंगे बेटा, शारीरिक आवश्यकता को। कौन सी आवश्यकता को पूरा करेंगे, शारीरिक आवश्यकता को। 5 आवश्यकताएं बताई हैं, 5 आवश्यकता को हम डीप में पढ़ते हैं। मास्लो की आवश्यकता के हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं। अब इसमें इसने कितने भागों में बांटा है बेटा, 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला पॉइंट क्या पॉइंट है, शारीरिक आवश्यकता। क्या है बेटा, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताओं को प्रारंभिक आवश्यकताएं माना जाता है। प्रारंभिक आवश्यकताएं कैसे माना जाता है, क्योंकि बेटा जब तक व्यक्ति की ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब तक व्यक्ति कोई भी काम में रुचि ही नहीं ले सकता है। क्या बात कर रहा है बेटा, कि जब तक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाए तब तक व्यक्ति अपनी किसी भी और कार्य में रुचि नहीं लेता है। बेटा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास प्रॉपर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या वो किसी काम में मन लगा पाएगा? नहीं। तो मास्लो बोलते हैं कि व्यक्ति की सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करो। किसे पूरा करो? शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करो। जब ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी उसके बाद ही वो किसी चीज को आगे बढ़ाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मास्लो की आवश्यकता के सिद्धांत में शारीरिक आवश्यकताओं से क्या आशय, तो क्या लिखोगे? शारीरिक आवश्यकताएं व्यक्ति की क्या होती है, प्रारंभिक आवश्यकता होती है, और इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो मास्लो ने कहा कि अगर व्यक्ति को अभिप्रेरित करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है? शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। कौन कर रहा है? मास्लो। कि ये आवश्यकता क्या होती है? भोजन, कपड़ा और मकान। आपको मैंने बता दिया, भोजन, कपड़ा, मकान। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक व्यक्ति किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा है। अब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए उसके बाद किसकी बात आती है? सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक किसकी बात कर रहा है? वो सुरक्षात्मक आवश्यकता। देखिए बेटा, हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसका भविष्य क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। हम भी सोचते हैं, हमारे मम्मी डैडी भी सोचते हैं, या जो भी व्यक्ति काम करता है वो ऐसा सोचता है कि भाई मेरा जो भविष्य है वो क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। तो इन आवश्यकताओं को किसके अंदर शामिल किया गया है? सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में शामिल किया गया है। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में किन किन आवश्यकताओं को रखा जाता है? बेटा सुरक्षात्मक आवश्यकताएं वे आवश्यकता होती है जो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आती है। किसके बाद आती है? शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कौन सी आवश्यकता आती है? सुरक्षात्मक आवश्यकता आती है। सुरक्षात्मक आवश्यकता में किस चीज को शामिल करेगा? व्यक्ति अपने बीमा को, इंश्योरेंस को, या फिर अपनी जॉब की सिक्योरिटी को, भविष्य निधि को, इन सब चीजों को किसमें शामिल करता है बेटा? सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में शामिल करता है। समझ आया? तो शारीरिक आवश्यकताएं समझ आ गई। व्यक्ति की अपनी बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए तो ही व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसके बाद दूसरी चीज होती है शारीरिक आवश्यकताएं, कि भाई सुरक्षात्मक आवश्यकता है कि भाई मेरा जीवन सुरक्षित है या नहीं है। मैं जॉब कर रहा हूँ तो लाइफ मुझे उसमें भी पॉलिसी मिलनी चाहिए, या फिर इंश्योरेंस होना चाहिए। बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? कि भाई आप सिक्योर हो, अगर भगवान न करे इन फ्यूचर आपको कुछ होता है तो उसका जो क्लेम है वो आपके परिवार को मिल जाएगा। तो ये कौन सी आवश्यकताओं के अंदर आती है बेटा? सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के अंदर। ये किसके बाद आएंगी? शारीरिक आवश्यकताओं के बाद आएंगे। मास्लो ने जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है कि भाई आवश्यकताएं अनंत हैं, पर उन आवश्यकताओं को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिवाइड किया है कि व्यक्ति को सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, फिर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद क्या? उसके बाद आता है स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता। किसकी बात कर रहा है वो? स्नेह। किसकी बात कर रहा है? स्नेह। स्नेह व
अपनत्व की स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता। स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता क्या होती है? देखिए बेटा, व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और जो व्यक्ति समाज में रहता है उसे प्यार भी चाहिए, उसे अपनत्व भी चाहिए। वो जो भी कार्य करता है उसके लिए क्या जरूरी है कि भाई वो उसमें उसको जो भी काम है, आप अपन में नहीं सोचते हैं कि हमारी मम्मी हमें प्यार करे, डैडी हमें प्यार करे, लोग रिस्पेक्ट करें हमारी, जहाँ हम काम करते हैं वहां हमें इज्जत से लोग बात करें, तो वो सब चीजें किसमें आती है? स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता। ये आवश्यकताएं कब आएगी? जब ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। तो आप इसमें क्या लिखोगे? स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद आती है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह चाहता है कि वह हमेशा चाहता है क्या? कि लोग उससे स्नेह करें, अपनत्व का भाव रखें। मतलब देखिए, कर्मचारी भी एक मनुष्य है, हर कर्मचारी चाहता है कि भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि वो जो अपनी संस्था है उसे अपना माने, लोग उसे अपना माने और अपना समझकर ही काम करें। तो कौन सी आवश्यकता के अंदर आता है? स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता में। तो ये आवश्यकता कब आती है? आपकी शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद। कौन से नंबर की आवश्यकता बताइए? तीसरे नंबर की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कुछ अजीब सा वर्ड आएगा और आप सोचेंगे कि क्या है? स्वाभिमान। किसकी बात कर रहे हैं? स्वाभिमान व अहंकार की आवश्यकता। देखिए, अहंकार एक ऐसा शब्द है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई घमंडी क्यों हो, ये भी कोई आवश्यकता होती है कि अहंकार होना चाहिए? अहंकार होना भी जरूरी होता है बेटा, स्वाभिमान होना भी जरूरी होता है। अगर व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं है और अहंकार नहीं है तो वो व्यक्ति ही नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि एक स्वाभिमान ये नहीं कि आप घमंड कर रहे हो मेरे पास इतना पैसा है, ये अहंकार नहीं होता है। स्वाभिमान को होता है बेटा कि सेल्फ रिस्पेक्ट। व्यक्ति को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पर बेटा, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मान लो ये तीनों आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं हो रही है और वो चौथी को पहले लेके बैठ गया तो क्या पॉसिबल? अरे आप, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, वो अहंकार में बैठा है, तो वो चीज तो गलत है। तो सबसे पहले व्यक्ति को कौन सी नीड है? बेसिक नीड है। उसके बाद किसकी बात करेगा? सुरक्षात्मक आवश्यकता की। उसके बाद बात करेगा स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता की, और उसके बाद वो बात करेगा स्वाभिमान व अहंकार की आवश्यकता। तो स्वाभिमान और अहंकार की आवश्यकता में क्या है? स्वाभिमान और अहंकार की आवश्यकता में क्या लिखेंगे? स्वाभिमान और अहंकार की आवश्यकता है, उसे कौन से नंबर पे रखा गया है? फोर्थ नंबर पे रखा गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि जहां पर भी वो काम करे उससे रिस्पेक्ट से बात करें, उसे लोग इज्जत दें, किसी कार्य में पूछें, उनसे बुरा बर्ताव न किया जाए, जो भी उनसे बात की जाए उनसे रिस्पेक्ट से लेके बात की जाए। मतलब उन्हें अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखकर ही काम करना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जहां काम करूं वहां मेरी इतनी तो पूछूंगी भाई, मुझे जो भी काम दिया जाए वो इज्जत से दिया जाए और मैं उसको रिस्पेक्टफुली कंप्लीट करके दूं। समझ आ रहा है बेटा? मास्टर की आवश्यकता का सिद्धांत समझ आई होगी। मास्टर एक पॉइंट और है इसमें और डिस्कस करेंगे। चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से 5 भाग है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता, स्वाभिमान की आवश्यकता, और उसके बाद लास्ट में हम बात कर रहे हैं आत्मविकास। किसकी बात कर रहे हैं? आत्मविकास की आवश्यकता। आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कोई वस्तु नहीं है कि जो हम उसे बढ़ा देंगे, ये अपने आप होता है। आंतरिक विकास, इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक विकास। आत्मविकास मतलब आंतरिक विकास। मास्लो ने इस आवश्यकता को अंत में रखा है। अंत में क्यों रखा है? क्योंकि ये सभी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं को क्या कर सकता है? बढ़ावा दे सकता है। समझ आएगा बेटा? व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं को, सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को, स्नेह व अपनत्व की आवश्यकता को, स्वाभिमान व अहंकार की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही क्या कर सकता है? आत्मविकास की आवश्यकता को पूरा करता है। आत्मविकास बेटा, आत्मविकास में क्या लिखोगे आप? आत्मविकास व्यक्ति में अपनी उसकी जो क्षमता है
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट का काम कर सकता है, तो मैनेजमेंट का काम कब करने की सोचेगा वो, जब उसके पास ये सारे हो गई। अच्छा, बेस्ट काम कब देगा, बेस्ट करेगा जब उसकी भी सारी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। जब व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है तभी व्यक्ति क्या कर पाता है, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाता है। समझ आ रहा है बेटा? तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई होने के लिए उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा होना क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर हो रहा है? तो मास्लो की आवश्यकता क्रम सिद्धांत समझ आया। मास्लो की आवश्यकता क्रम सिद्धांत क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है। ये सिद्धांत कब दिया था, 1943 में। याद रखना 1943 में किसने दिया था, मास्लो ने दिया था। आवश्यकता क्रम सिद्धांत को उसने 5 भागों में बांटा। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता होती है, जो कि बेसिक नीड होती है, जो कि सभी के लिए जरूरी होती है। अगर ये पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा। दूसरी बात है उसे सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तीसरी बात उसे स्नेह व अपनात्व भी चाहिए। कहीं भी काम करते हैं, चाहे आप इस बात को अपने ऊपर लेके देखो कि आप अपने घर में ही रहते हो, अगर आपसे कोई प्यार से बात नहीं करेगा तो क्या आप रह पाओगे, इम्पॉसिबल है बेटा। हम लोग में एक कुंठा की भावना है, व्यक्ति से लग जाता है क्या लोग मुझे प्यार ही नहीं करते। मैं जब भी बात करता हूँ तो लोग मुझे डांट कर ही बोलते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, अलग होकर जाता है, वो अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जो उसने क्वालिटी को उसको उभार नहीं पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वाभिमान व अहंकार की आवश्यकता। स्वाभिमान अहंकार भी आपको समझ आ गया होगा बेटा, ये भी जरूरी होता है कि व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है वहां पे उसकी पूछ होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि भाई वो वहां काम कर रहा है तो उसको हर कार्य में पूछा जाए, जहां पर भी उसकी आवश्यकता हो वहां पर उससे निर्णय लेने में उसकी सहायता ली जाए। उसके बाद है आत्मविकास की आवश्यकता। ये अंतिम है, ये व्यक्ति खुद का स्वयं का आत्मविकास करता है, उसकी आत्म क्षमताओं को बढ़ाता है, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उसे वो प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। समझ आए बेटा? तो ये है आत्मविकास की आवश्यकता। नेक्स्ट आवश्यकता अपन नेक्स्ट विचारधारा को पढ़ते हैं। मास्लो विचारधारा समझ आ गई होगी। एक विचारधारा और पढ़ेंगे आज। चलिए नेक्स्ट विचारधारा को आगे में हम बात करते हैं, वो हम पढ़ेंगे हर्ट्जबर्ग। किसकी पढ़ेंगे? हर्ट्जबर्ग। किसकी पढ़ रहे हैं बेटा? हर्ट्जबर्ग। हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचार, क्या बात कर रहे हैं हम? हर्ट्जबर्ग की द्विघटक समझ आ रहा है बेटा लिखा हुआ? अगर कुछ दिक्कत हो तो पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें देख लेना। ठीक है, ये एक और पढ़ लेते हैं हम, हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा। अब देखिए अलग प्रबंध शास्त्री आ गए, अलग प्रबंध शास्त्री आ गए तो कुछ नया लेकर आ गए। मास्लो ने तो बोला कि व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है, और ये बोलते इन्होंने क्या किया कि 200 इंजीनियर थे, उस पर शोध किया। और जब 200 इंजीनियर पे इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति होता है इसने ये बोला कि 200 इंजीनियर्स पे शोध करने के बाद उसने क्या किया था, इस रिजल्ट पे पहुंचा था कि जो आवश्यकता होती है वो 2 भागों में बांटी जा सकती है। अब कौन कौन से? उसने 2 भागों में बांटा। एक होता है स्वास्थ्य घटक, स्वास्थ्य व आरोग्य घटक, और दूसरे घटक होते हैं अभिप्रेरक घटक। कौन से? अभिप्रेरक घटक। स्वास्थ्य व आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक 2 भागों में इसने बांटा। अब स्वास्थ्य या आरोग्य घटक क्या होते हैं? चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात, किसकी बात कर रहा है वो? स्वास्थ्य या आरोग्य, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक। देखिए स्वास्थ्य या आरोग्य घटक नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, जहां पर भी व्यक्ति काम करता है उसे वहां का माहौल, वहां का वातावरण क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव, शुद्ध मिलना चाहिए। क्या बोला? स्वास्थ्य मतलब हर चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। जहां पर भी व्यक्ति काम करता है अगर वहां का वातावरण क्या हो? पॉजिटिव हो, स्वस्थ हो, तो वह अभिप्रेरित होगा। और अगर वह वातावरण पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या होगा? अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या कहा है कि अभिप्रेरण में इसने क्या दिए? द्विघटक। द्विघटक मतलब 2 घटक दिए हैं, एक तो दिए स्वास्थ्य या आरोग्य घटक और दूसरे बताए हैं अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक को 6 भागों में बांटा है और इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक क्या होते हैं बेटा? कि जो भी व्यक्ति काम करता है उसे अभिप्रेरित होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वातावरण की। और जब वातावरण उसे शुद्ध मिलेगा
तो ही वो क्या कर पाएगा, ठीक तरीके से काम कर पाएगा। वातावरण में केवल वायु प्रदूषण और हवा नहीं आती है, वातावरण में बेटा उसके आसपास जितने भी लोग काम करते हैं, उस जगह का प्रशासन कैसा है, उस जगह का मैनेजमेंट कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, उसे सैलरी कितनी दी जा रही है, कार्य का समय कितना है, कार्य की परिस्थितियां कितनी है, कैसी है, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक के अंदर आती है। समझ आ रहा है बेटा, कौन कौन से, उसकी सैलरी, उसके बाद उसका, एक तो सैलरी की बात कर ले, उसका वातावरण एटमॉस्फेयर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, उसके बाद जो उसकी आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं, उसके आसपास के जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग कैसे हैं, ये सब चीजें किसके अंदर आती है बेटा, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक में। व्यक्ति जहां भी काम कर रहा है उसे हर चीज अगर पॉजिटिव मिलती है, लोग अच्छे हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रशासन अच्छा है, और वहां के जो सुपरवाइजर है वो अच्छे हैं, उसके अंडर में काम करने वाले लोग अच्छे हैं, सब एक दूसरे से समन्वय बना के कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होगा। तो ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा, स्वास्थ्य व आरोग्य घटक के अंदर आएंगे। दूसरी बात अपन लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सा है, अभिप्रेरक घटक। कौन सी बात कर रहे हैं, अभिप्रेरक घटक, कि व्यक्ति अभिप्रेरित किससे होता है। अभिप्रेरक घटक कौन सी, हर्षवर्ग की द्विघटक विचारधारा है, क्लियर हो गई बेटा। इसने क्या किया था, 200 इंजीनियर पे शोध किया था, ठीक है। उसके बाद इसने 2 विचारधाराएं प्रस्तुत की थी, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक विचारधारा, क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट विचारधारा हम बात करते हैं कौन सी, अभिप्रेरक घटकों की। देखिए अभिप्रेरक घटक, अभिप्रेरक घटक वे घटक होते हैं जो व्यक्ति को संतोष प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, संतोष। व्यक्ति को जो भी घटक संतोष प्रदान करते हैं वो अभिप्रेरक घटक होते हैं। अब आप बोलोगे संतोष कौन से प्रदान करते हैं, वो सो इसने 6 भागों में बांटा था कि व्यक्ति की उपलब्धियां, किसकी बात कर रहा है, उपलब्धियों की, उपलब्धि, कि भाई उसको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, उसकी मान्यता क्या है, किसकी बात कर रहा है वो, कि उसकी मान्यता क्या है, विकास कितना हो रहा है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व ये कौन सा है, अभिप्रेरक घटक मतलब जो उसको क्या प्रदान करते हैं, संतोष प्रदान करते हैं।